हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक एकेडमी। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आपका वेकेशन सही रहा होगा, राइट? बाहर नहीं निकल सकते पर वेकेशन तो वेकेशन है, राइट? तो अभी वेकेशन को करते हैं ख़त्म और रिज्यूम करते हैं हमारा हिस्ट्री को। ठीक है, तो लास्ट टाइम मतलब वेकेशन से पहले तक हमने 2 चैप्टर ख़त्म कर लिए थे हिस्ट्री के, तो उसको जाके देख लेना। जिन्होंने नहीं देखा है उसके खुद के नोट्स बना लेना। नोट्स मतलब क्या होता है, शॉर्ट में बताता हूँ कि कोई भी समझो कि कोई ऑथर के बारे में पढ़ा है तो उनका कंट्रीब्यूशन क्या था, कौन सी बुक लिखी थी और मेन थीम क्या था। और मैं इस पर काम कर रहा हूँ, होते मैं भेज दूंगा, पर खुद के नोट्स भी खुद बनाना सीखना पड़ेगा ना आपको, राइट? चलो, अब उसके बाद आज 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है अप्लाइड हिस्ट्री। इसको समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बताता हूँ, थोड़ा ध्यान देना और देखना कि आप भी मेरे साथ ही हो क्या। देखो, हमने ज्योग्राफी में, ठीक है, 4 चैप्टर खत्म कर लिए थे, मतलब क्लाइमेट तक आ गए हम। पहला चैप्टर आपको फील्ड स्टडी करने दिया था, फिर फिजियोग्राफी, ठीक है, इंडिया साइज एंड लोकेशन, क्लाइमेट, ठीक है ना? इतना तो हो गया था ना हमारा, याद है? तो उसके बाद ये चैप्टर खत्म होने के बाद हम फिर से ज्योग्राफी में जाएंगे। तो ज्योग्राफी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा समझने के लिए, क्योंकि जो उसके मेन की सब्जेक्ट्स थे, मतलब की टॉपिक्स थे, की जो की लेसन्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए, जैसे कि फिजियोग्राफी, फिर क्लाइमेट हुआ। अब उसके बाद वेजिटेशन एंड ऑल बाकी है, जिसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा समझने के लिए, ठीक है? तो अब हम हिस्ट्री करेंगे, अप्लाइड हिस्ट्री। इसको 1-2 लेक्चर्स लगेंगे मैक्सिमम, 2 या फिर मैक्सिमम 3 लेक्चर लग जाएंगे। इसको हम खत्म कर देंगे और फिर देखते हैं फिर क्या पढ़ना है। अब देखो, आपके लिए सब कुछ किया हुआ है। डिटेल जो एक्सप्लेनेशन होता है हमारा चैप्टर्स का, वो अपलोड होता है एप्लीकेशन पे। जो ऐप है हमारा यूनिक का, वहाँ पे अपलोड होगा। और इसके जो रिवीजन है, रिवीजन के लिए या फिर समरी बोल सकते हो, वो आपको हॉटस्पॉट अकेडमी, ठीक है, हॉटस्पॉट अकेडमी है यूट्यूब चैनल, वहाँ पे जाके चेक करना है। तो वहाँ पे मैंने 2 वीडियोस डाल दिए हैं, एक तो हमारा जो साइज एंड लोकेशन था और दूसरा फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड ब्राज़ील। तो ड्रेनेज देखता हूँ, जल्दी अपलोड कर दूंगा आज कल में, तो वहाँ से आप जाके रिवाइज कर सकते हो। समझना है उसको, वहाँ से रिवाइज कर सकते हो, वहाँ पे इतना डिटेल में नहीं समझाया जाता। और वहाँ पे मैंने माइंड मैप भी शेयर किया है, तो ये सब का यूज़ करना है और उसको रिवाइज करते रहना है चीज़ों को, ठीक है? अब ये स्टार्ट करने से पहले देखो, कुछ टाइम में, मतलब कि एक 2 दिन के टाइम में मैं अपलोड करने वाला हूँ एनटीएसए पे कंप्लीट वीडियो, ठीक है? मतलब कि एग्ज़ाम क्या है, कैसे अप्रोच करना चाहिए, क्या आप सही हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसके अलावा इसके कुछ डाउट्स होंगे आपको, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस होंगे ना स्पेसिफिक, तो वो व्हाट्सएप कर देना मुझे ग्रुप में, ठीक है, कि ये क्वेश्चंस हैं हमारे। या फिर इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस हो आपको कोई भी सब्जेक्ट को लेके, वो बता देना, तो उसमें एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। पर स्पेसिफिकली एक वीडियो अपलोड करूँगा मैं, जिसमें एनटीएसए के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन बता दिया जाएगा। तो जिनको प्रिपरेशन करना है दे कैन स्टार्ट, राइट? चलो, सो करते हैं रब, और अब हमारा चैप्टर शुरू करते हैं। बस 1 मिनट देना। तो देखो, 3rd चैप्टर कौन सा है? अप्लाइड हिस्ट्री, जो कि है हिस्ट्री का पार्ट। अब अप्लाइड मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हम एप्लीकेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे भाई? एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन मतलब कि समझो कि आपने जैसे ग्रेविटी पढ़ा होगा ना? किसने दिया था ग्रेविटी कॉन्सेप्ट? हाँ, आशा करता हूँ पता होगा हमको। तो ग्रेविटी हमने पढ़ा था, पर उसको अब हम एक्चुअल में यूज़ कहाँ पे करते हैं? प्रैक्टिकल लाइफ में। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे कि देखो, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है स्पेस का। अगर हमको स्पेस पे कुछ भेजना है, ठीक है, तो ग्रेविटी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे उसको एक्सकेप कर सकते हैं उसकी वेलोसिटी को, और कैसे अर्थ के ग्रेविटी से बाहर निकल के हम सन के ग्रेविटी में जा सकते हैं। तो ये सब कॉन्सेप्ट कब समझेगा? जब आप उसको यूज करना स्टार्ट करोगे। तो अप्लाइड इज मोर अबाउट एप्लीकेशन पार्ट, ये थियोरटिकल पार्ट या फिर थियोरी में से हम आगे बढ़ेंगे और प्रैक्टिकल की ओर बढ़ेंगे, ठीक है? तो हिस्ट्री में अभी सबसे बड़ा डाउट ये रहेगा आपको कि हिस्ट्री तो सब, मतलब कि ऐसा कुछ लिखा हुआ बात है जिसका आज तो कोई रेलेवेंस है नहीं। देखो, हिस्ट्री में आपको हर चीज का सोल्यूशन मिल जाएगा, इसलिए बार बार हम हिस्ट्री में आते हैं कि क्या ये कोई भी, देखो, कोई भी पेंडेमिक आए, कोई भी बीमारी आए, कोई भी सबसे बड़ी दुविधा आए, कोई भी कुछ भी आए, उसका हिस्ट्री में कभी ना कभी वो इंसिडेंस हुआ होगा, तो उससे हम सीख सकते हैं आज के लिए। जैसे कि समझो कि कभी अर्थक्वेक आया होगा, फॉर एग्जाम्पल गुजरात में एक बार अर्थक्वेक आया था, तो उससे इंडिया ने सीखा। और अब जब फ्यूचर में अर्थक्वेक आएगा तो उसको बचने से के लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, या फिर क्या क्या मेडिकल फैसिलिटीज हम लेना चाहिए, वो हम सीख सकते हैं ना। तो अब अर्थक्वेक फिर आने का इंतजार नहीं करेंगे हम, ऑलरेडी आया हुआ है, उससे क्या हमने सीखा, क्या क्या रेमेडीज की थी, कैसे हमने लोगों को रिलोकेट किया था, कैसे हम उसको बचा पाए, उसे हमने सीखना है। तो इसी का पार्ट को हम बोलते हैं अप्लाइड हिस्ट्री, जहां हम हिस्ट्री में जाएंगे, वहां से चीज़ों को सीखेंगे और उसको आज प्रेजेंट में और फ्यूचर आने वाले जनरेशन में उसको यूज़ करेंगे। तो ये सब पढ़ेंगे हम, अप्लाइड हिस्ट्री क्या होता है, ठीक है? इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा।
ध्यान देना। तो आगे बढ़ते हैं। अब व्हाट इज अप्लाइड हिस्ट्री एंड एक्सेट्रा, थोड़ा मैं कलर देखता हूँ, ठीक है। तो व्हाट इज अप्लाइड हिस्ट्री, पहले बात तो अप्लाइड हिस्ट्री क्या है, जहाँ पे आप एप्लीकेशन की बात करोगे, एप्लीकेशन मतलब उसके यूज की बात करोगे, ठीक है। तो अप्लाइड हिस्ट्री को पब्लिक हिस्ट्री बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये सब किसके लिए कर रहे हैं? पब्लिक के लिए कर रहे हैं। पब्लिक मतलब जनता, राइट। कोई राजा महाराजा भी अगर होंगे तो भी वो जनता में आते हैं ना, एट लास्ट इज ए ह्यूमन, राइट। तो ह्यूमन की बात कर रहे हैं, पब्लिक मतलब यहाँ पे ह्यूमन हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो अप्लाइड हिस्ट्री या फिर पब्लिक हिस्ट्री इज अ फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल इन द कॉन्टेम्प्रेरी एंड द फ्यूचर टाइम्स। मतलब क्या है कि लोगों की भलाई के लिए हम अप्लाइड हिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे हैं। एक मिनट देना, बस कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं मैं, ठीक है। हाँ, तो क्या है हमको, एप्लीकेशन इज अ फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न विद द एप्लीकेशन, मतलब कि जो हमने हिस्ट्री पढ़ा है उसका आज कुछ यूज है, ठीक है, उसके बारे में, ताकि किसका हो, लोगों का भला हो, उनका बेनिफिट हो। कॉन्टेम्प्रेरी मतलब अभी का प्रेजेंट जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन दोनों के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप हिस्ट्री टेस्ट करो तो आपको पता चलेगा भाई ये चाइना के साथ तो हमारा पहले से इशू है, या फिर अगर हम देखें तो पाकिस्तान के साथ हमारा 1947 से ही इशू है। और उसके पीछे जाएंगे तो भाई आप देखेंगे 1916 में जब 1906 में जब पाकिस्तान का सबसे पहले डिमांड हुआ था, इंडिपेंडेंट मुस्लिम लीग सेटअप हुआ था, तो उस टाइम से ये सब इशू हो रहा था। उसके बाद पाकिस्तान बना। अब ये बनने के बाद भी क्या इशू खत्म हुए? नहीं हुए। तो ये कहाँ से पड़ेगा? हमको हिस्ट्री मालूम पड़ेगा ना कि पहले भी ऐसे क्या था, अभी भी कैसे करेंगे, आने वाली जनरेशन भी ऐसे करेंगे। इसके बाद फिर कारगिल हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और अभी भी फिर से हम देख रहे हैं पठानकोट अटैक एक्सेट्रा। तो कहाँ से मालूम पड़ रहा है? हमको हिस्ट्री से मालूम पड़ रहा है। अब ये पढ़ने से क्या होगा? हमारा बेनिफिट होगा। अब क्या हम इनसे वो रिलेशन रख पाएंगे? हमको पता है भाई नहीं, ये कभी भी आके मतलब कभी भी सीने में मतलब पीछे पीठ पे वार कर सकते हो, तो इनसे हमको अलर्ट रहना है, राइट। तो कहाँ से मालूम पड़ रहा है हमको? हमको पता चल रहा है हमारे हिस्ट्री से। कौन से? प्रेजेंट टाइम में भी क्या इनसे हमको रिलेशन रखने के लिए हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी, राइट। अंधविश्वास नहीं कर सकते इन पे। सेकंड, फ्यूचर जनरेशन को भी सीखना पड़ेगा कि भाई इनसे हमको सतत रहना है। तो ये सब की बात कब मालूम पड़ेगी? जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, जब उसके बारे में हमको नॉलेज होगा। तो यही बात करता है अप्लाइड हिस्ट्री की। ये आपको एग्जाम्पल दिया मैंने, ठीक है। चलो थोड़ा ये कलर भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं, एक मिनट देना बस। अब नॉलेज हिस्ट्री रिजॉल्विंग कॉन्टेम्प्रेरी एंड सोशल। देखो जो नॉलेज, जिसको हिस्ट्री का नॉलेज होगा ना, उसके पास क्या होगा? एक्सपीरियंस बहुत सारा होगा। देखो हिस्ट्री जो भी किसी ने लिखा होगा कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस है, राइट। जैसे कि हमें अगर हम देखेंगे तो अशोका ने, किंग अशोका, राइट, उन्होंने लास्ट में कलिंग का वॉर के बाद सब कुछ छोड़ दिया था। कि उनको पता चला भाई वॉर आपको पीस नहीं दिला सकता। गांधी जी ने कहा था कि वॉर इटसेल्फ इज एन इशू। वॉर खुद अपने आप में एक इशू है। वो और इशू क्या सॉल्व करेगा? मतलब वॉर एक सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। सेम लाइक अशोका, एक टाइम क्या था, उन्होंने पूरा कैप्चर कर लिया था, मौर्यन एम्पायर पूरा फैल गया था, राइट। उसके बाद भी लास्ट जब कलिंग का वॉर हुआ तो उनको इतना उनको नेगेटिव इंपैक्ट हुआ उन पर कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और वो मतलब स्टारवेशन में चले गए थे, राइट। तो मतलब क्या था कि उनको ये समझ में आ गया कि ये सब करने से कुछ नहीं होगा, राइट। इससे पीस नहीं मिलने वाला। पीस के लिए आपको, मुक्ति के लिए कुछ और ही रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो ये सब कब मालूम पड़ेगा आपको? और ये हमें आज क्यों बात करें? देखो आज भी हम पाकिस्तान को, एग्जाम्पल पाकिस्तान का ले रहे हैं, चाइना भी हो सकता है, कोई और देश भी हो सकता है, राइट। बस एक मिनट थोड़ा सेट कर लेता हूँ भाई। हाँ देखो, तो हम क्या बोल रहे हैं आपको, अगर पाकिस्तान है या फिर कोई भी स्टेट है तो हम उन पर वॉर करने क्यों नहीं आते? हमारे पास तो न्यूक्लियर बॉम्ब है और ट्रायड है हम, मतलब एयर लैंड वाटर कहीं से भी हम एक वेपन छोड़ सकते हैं और वो पूरा देश खत्म हो जाएगा। पर हम क्यों नहीं इसको ऑप्ट करते? हम क्यों नहीं इसको यूज करते? क्योंकि हम पीस में बिलीव करते हैं। क्यों? हमारी हिस्ट्री ने हमको कहा है, जैसे गांधी जी, अशोका और बहुत सारे किंग्स थे, तो इन्होंने हमको क्या समझाया भाई, वॉर एक सोल्यूशन नहीं है, राइट। पीस इज अ सोल्यूशन। तो पीस से पहले प्यार मोहब्बत से समझाने की कोशिश करो। नहीं समझ रहे तो फिर मजबूर है हम भी, राइट। तो ये हमको कब मालूम पड़ता है? जब हमको हिस्ट्री के बारे में नॉलेज होगा। अब आपको हमारी हिस्ट्री के बारे में पता ही नहीं होगा तो आपको क्या ये बात पता होगी? नहीं, राइट। तो इसलिए ही हिस्ट्री पढ़ना जरूरी है। एक कलर का पंगा हो रहा है बस, ठीक है। तो नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट ताकि आप रिजॉल्व कर सकते हो कंटेम्प्रेरी इशू। कंटेम्प्रेरी इशू मतलब अभी प्रेजेंट के इशू, या फिर इश्यूज अबाउट इशू ऑफ प्लानिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ये बेस्ट एग्जांपल है। देखो ये राजा महाराजा का ये था, उनका शासन था, तो देखो कैसे ये सब उनके मंत्रीगण थे, सबके अंदर देखो कितना डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है। ये सेम चीज हम कोविड-19 के नाम पे यूज कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग। तो यहाँ से बेस्ट एग्जांपल है, उस टाइम पे वायरस नहीं भी था पर फिर भी लोग कितना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते थे, राइट। तो ये बेस्ट एग्जांपल है जो हम हमारे हिस्ट्री से सीख सकते हैं। फिर दूसरा ये हड़प्पन सिविलाइजेशन, यहाँ पे ये दिख रहा है, ये लोग ऐसे रहते थे, इनका ये टाउन था और इसमें देखो ग्रिड पैटर्न है, सब कैसे ग्रिड पैटर्न में अरेंज है इनका सोसाइटी। ऐसे कैसे भी नहीं है कि यहाँ पे घर बना दिया दूसरा एक घर, हॉच पॉच नहीं था, प्रॉपर सिस्टम था। और ड्रेनेज सिस्टम पहले बार ऐसा ये था हड़प्पन सिविलाइजेशन में, सबसे की हाईलाइट ये था कि वहाँ पे वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम था,
हर एक के घर में सीवेज का प्रॉपर ट्रीटमेंट था, राइट। मतलब कि यहाँ से गंदा पानी जाएगा आएगा, फिर एक कॉमन बात था। तो ये हमको क्या समझता है कि इनका उस जमाने में ना कोई आर्किटेक्चर था, ना कोई टेक्नोलॉजी थी, लेकिन फिर भी ये लोग इतने मॉडर्न थे। जैसे कि ये जो हरप्पन सिविलाइजेशन है, इसी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमारा चंडीगढ़ है। जो चंडीगढ़ है ना, चंडीगढ़ का आर्किटेक्चर इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, राइट। ग्रिड पैटर्न बोलते हैं इसको। तो कहाँ से सीखने मिल रहा है हमको? हिस्ट्री से, राइट। एक मिनट देना बस। तो हमने क्या कहा कि हमको हिस्ट्री क्यों पढ़ना है? ताकि हम ऐसे सब चीज़ें सीख सकें, राइट। ताकि हम रिजॉल्व कर सके आज के कंटेम्प्रेरी इशू। जैसे कि अभी कोविड-19 के अंदर क्या करना है, तो देखो राजा महाराजा ने पहले बताया था भाई आपस में इतना डिस्टेंस मेंटेन करो, राइट। तो वहाँ से सीख सकते हैं। फिर प्लानिंग, जब कोई घर बनाना है ताकि डैम प्रूफ कैसे हो, अर्थक्वेक प्रूफ कैसे हो, तो ये बेस्ट पे एग्जाम्पल है। ताकि हॉच-पॉच भी ना हो, कंजेशन ना हो, ट्रैफिक ना हो, तो ग्रिड पैटर्न का इस्तेमाल करो, एक्सेट्रा। सो करते रहो और ध्यान देके समझना है। The projects and programs related to the applied history can create opportunities for the people to participate along with the technical experts। अब ये हरप्पन सिविलाइजेशन में मतलब आपकी इनकी जो स्क्रिप्ट है वो अभी तक हम पढ़ नहीं पाए, डिसिफर नहीं कर पाए। तो हमें कोई तो ऐसा टेक्निकल आदमी चाहिए, कोई तो ऐसा हिस्टोरियन चाहिए जो इसको पढ़ सके हमारे लिए। ये बड़ी गंदी राइटिंग आ रही है यार, ठीक है, एक मिनट देना, कोशिश करते हैं फिर से लिखने की। हाँ, तो क्या है, वो जो स्क्रिप्ट है हरप्पन सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है वो आज भी हम पढ़ पाए क्या? नहीं पढ़ पाए। तो हमें क्या चाहिए? कोई ऐसा आदमी चाहिए जो इसको हमको पढ़ सके। तो हमको कौन चाहिए? एक हिस्टोरियन चाहिए। हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, राइट। हिस्टोरियन जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं वो हमको इसके बारे में बताएंगे, भाई इसका मतलब क्या था, उसका मतलब क्या था। अब ये मतलब पढ़ने के बाद हमें समझ में आएगा कि उस जमाने के लोगों की थिंकिंग क्या थी, उस जमाने में लोग रहते कैसे थे, लैंग्वेज कौन से यूज़ करते थे, राइट। तो इससे क्या होगा? अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। किसके लिए? टेक्निकल एक्सपर्ट के लिए। अब ये हिस्टोरियन बनने के लिए फिर लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, फिर उसमें एक्सपर्ट बनेंगे। तो इससे क्या होगा? हमारी ह्यूमन लाइफ इवॉल्व होना स्टार्ट करेगा, हम उससे सीखना स्टार्ट करेंगे। क्या पता उसके स्क्रिप्ट के अंदर और क्या क्या बातें थी। अब इनके आर्किटेक्चर से हम इतनी सब बातें समझ गए, क्या पता कल उनका अगर हम उनकी स्क्रिप्ट को पढ़ पाए तो पता चलेगा पहला कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने बनाया था। हो सकता है ना, अभी तो हम पढ़ नहीं पाए, तो सब पॉसिबिलिटीज है। अब दूसरी बात, ऐसे सब चीज़ें से क्या होता है? टूरिज्म बढ़ता है। क्या बढ़ता है? टूरिज्म। बार बार के लोगों के यहाँ पे आके देखेंगे। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन इंटरनेशनली फेमस साइट है जहाँ पे फर्स्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन हुआ था। तो इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे इसको स्टडी करने के लिए। अभी हमने पढ़ा था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो अंग्रेज आए थे यहाँ पे, उन्होंने इनको, याद आ रहा है कुछ, एलेक्जेंडर कनिंगम, उन्होंने सब इसको एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट किया था। क्यों? उनको ये सब चीज़ें थी ना, जो क्यूरोसिटी होती है लोगों में कि भाई ह्यूमन एक्चुअली कैसे आया था, क्या आया था, उसको डिस्कवर करने के लिए स्टार्ट किया, राइट। तो टूरिज्म आएगा, लोग देखने के लिए आएंगे। जैसे ताजमहल लोग देखने के लिए आते, राइट। ऐसे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं। तो इससे क्या होता है? टूरिज्म अट्रैक्ट होगा। इससे क्या होगा? पैसा ना स्टार्ट होगा, वहाँ पे किसी न किसी को रोजगार होगा। समझो टूरिज्म आएगा तो वहाँ पे लोग होटल्स में रहेंगे, होटल्स में रहेंगे तो फिर कोई नीचे चाय नाश्ता वाला, उनका सबका घर चलने लग जाएगा, तो अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। सो दे कैन वॉलंटियर टू पार्टिसिपेट इन द कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट। कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन इंपॉर्टेंट है। अगर ये साइट ही नहीं रहा, अगर वो ताजमहल ही नहीं रहा, उसको प्रिजर्व ही नहीं किया, तो क्या टूरिज्म आ पाएगा? नहीं। तो ये लोग क्या करेंगे? ऐसे जो लोग रहेंगे, वहाँ के लोकल लोग रहेंगे, जो टूरिस्ट रहेंगे, वो उनको आएंगे, उनको प्रिजर्व करने के लिए हेल्प करेंगे हमको। अभी हम आगे देखेंगे यूनेस्को वगैरह वो कैसे हेल्प करता है, ठीक है, कैसे उसको हाईलाइट मिलती है। फिर जैसे हमारा ताजमहल 8 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आता है, तो क्यों आता है, उससे फायदा क्या होता है, सब पढ़ेंगे। ताकि एक्चुअल में क्या करें, हम उसको कंजर्व कर सके और प्रिजर्व कर सके, ताकि ऑफ देयर ओन टाउन एंड विलेज, ताकि उसके लोग भी उसमें इन्वॉल्व हो सके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो मैं इसको रब करता हूँ और मैं फिर से समराइज करता हूँ हमने क्या पढ़ा। हमने ये पढ़ा अप्लाइड हिस्ट्री मतलब क्या है, कि वो थियोरटिकल से हम प्रैक्टिकल की ओर बढ़ेंगे, कि जो भी हिस्ट्री उसको प्रिजर्व करके उससे हम क्या क्या सीख सकते हैं। जैसे हमने समझा राजा महाराजा के टाइम पे क्या था, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन था। इससे हम सीख सकते हैं कोविड-19 जैसे वायरस के अंदर हमें क्या करना चाहिए। ग्रिड पैटर्न से हमें समझ में आता है कि हमें हमारा जो हाउस प्लानिंग है या फिर टाउन प्लानिंग है वो कैसे करनी चाहिए, बेस्ड ऑन दिस। इसी कॉन्सेप्ट पे आज भी प्लानिंग होती है, कहीं ना कहीं पे इंस्पायर्ड है, ठीक है। फिर हम ये नॉलेज होगा तो हम ऐसे इश्यूज रिजॉल्व कर सकते हैं, प्रेजेंट के, फ्यूचर के, एक्सेट्रा। अब इससे क्या होता है? अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है किसके लिए? एम्प्लॉयमेंट के लिए। जैसे कि टेक्निकल एक्सपर्ट्स आएंगे, टूरिज्म आएगा तो वहाँ के लोगों को जॉब मिलेगा। और मेन हमारा मोटिव क्या है? कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट। क्लियर है? चलो, अभी आपको 1 मिनट देता हूँ, आराम से टाइम लीजिए और इसको आराम से समझ के लिखिए। जो जो एग्जाम्पल बोल रहा हूँ वहीं पे लिखना, रटना मत। चलो लिखो।
चलो लिख लिया, चलो आगे बढ़ेंगे। देखो थोड़ा बैकग्राउंड से नॉइज आए थोड़ा अवॉइड कर लेना, कि अभी लॉकडाउन ऑलमोस्ट खुल गया है तो अभी कुछ कर नहीं सकते इसका, ठीक है। चलो इतना समझ आओगा आपने, अब बढ़ते हैं आगे। देखो जो समझा रहा हूँ आराम से समझना है, ज़्यादा घाई नहीं करना है, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। चलो नाउ अप्लाइड हिस्ट्री रिसर्च इन वेरियस फील्ड्स। अब ये फील्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो इससे एक प्री कंसीव नोशन है हमारे सोसाइटी में। प्री कंसीव नोशन मतलब कि एक मतलब हमने एक ऐसा मान के चलते हैं हम हर बार कि हिस्ट्री तो बस यही है, मतलब सबको बोरिंग भी लगता होगा, तो कोई दिक्कत वाला बात है नहीं, लगता होगा तो नॉर्मल है ये, ठीक है। बट हमको ये समझना है कि जो हिस्ट्री है हम इसको बस यहाँ तक ही ना सीमित रखें थियोरी तक। देखो हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपको समझ में आएगा कि ह्यूमन का एवोल्यूशन कैसे आया, ह्यूमन ने इवॉल्व कैसे किया, फिर ह्यूमन ने इवॉल्व कैसे किया, सर्वाइव कैसे किया, ठीक है। जैसे कि इतना देखो, एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ आपको कि सुनामी जब आया था 2004 में, जब सुनामी आया था, पढ़ा था ना हमने, याद आ रहा है कि नहीं। हमारा इंदिरा पॉइंट जो था सबमर्ज हो गया। अब उस टाइम पे एंडोबार निकोबार आइलैंड में एक बहुत बढ़िया चीज़ देखने मिली, वहाँ के ऑलमोस्ट सब ट्राइब खत्म हो गया, ऑलमोस्ट सिर्फ एक ट्राइब सर्वाइव कर पाया, बाकी को बहुत ज़्यादा इंजरी हुई। तो वो ट्राइब जो था वो क्या था, उसके पास नेचुरल एप्लीकेशन नॉलेज बहुत था। जैसे कि क्या क्या उन्होंने एनिमल्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। वो एक ट्राइब क्यों बचा, क्योंकि उसने एनिमल्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। अब क्या होता है, एनिमल्स को ये सब सिग्नल्स पहले मिल जाते हैं, ठीक है। उनमें वो उनको गॉड गिफ्टेड रहता है कि दे कैन अंडरस्टैंड दिस स्टिमुलेशन, ठीक है। तो वो ऐसी चीज़ पे चले गए थे, मतलब कि वो उनको मालूम पड़ गया कि कहाँ से वेव्स आ रहे हैं, तो वैसे जगह पे चले गए थे। तो ये जो ट्राइब्स था इन्होंने इनको फॉलो किया और वो भी वहाँ पे चले गए, तो उनको सबसे कम इंजरी हुई थी, बाकी सबको बहुत ज़्यादा डिजास्टर के अंदर वो अफेक्टेड थे। तो इसका मतलब क्या समझना है हमको, इसका मतलब ये समझना है कि ये जो हिस्ट्री है ये कैसे बचे, अगर मतलब कि जो एनिमल की वजह से जो ट्राइब थी वो बच पाई, अगर उसको हमने कहीं ना कहीं पे डॉक्यूमेंट किया, तो नेक्स्ट टाइम जब कहीं पे ऐसा कुछ सिचुएशन आए तो हम भी ये यूज़ कर सकते हैं ना बचने के लिए, राइट। तो हमें क्या समझना है, हिस्ट्री का एप्लीकेशन सिर्फ वही नहीं है कि हम डायनेस्टी के रूल के बारे में समझे या फिर जो पास्ट में क्या होता है उसके बारे में समझे, बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, हमने इसको बस रेस्ट्रिक्ट करके रखा है। जैसे कि अगर आप कुछ और एग्जाम्पल समझो, तो आपने देखा होगा गवर्नमेंट बहुत सारी वैक्सीन देते हैं, ठीक है। ज़्यादा आवाज़ आ रही है, छोड़ दो थोड़ा, क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो वैक्सीन क्या होता है, फ्री में देते हैं, जैसे पोलियो, ठीक है, हेपेटाइटिस बी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये आपको सब मतलब कि जैसे ही न्यूबॉर्न बेबी होगा तो उसका एक सीक्वेंस होता है, कितने उम्र में क्या देना है क्या देना है, ठीक है। तो ये वैक्सीन गवर्नमेंट फ्री में देता है, 2 बूंद जिंदगी में फ्री में होता है। पर अगर आपने देखा हो कि रूरल एरियाज़ के अंदर, थोड़ा आउटस्कर्ट एरियाज़ के अंदर ये वैक्सीन के लिए भी लोग हेजिटेट करते हैं, मतलब वो आते नहीं है ये ड्रॉप्स लेने के लिए भी, ये बहुत बड़ा इशू होता है, ठीक है। क्यों नहीं आ पाते वो, क्योंकि क्या होता है कि उनको ऐसा लगता है कि शायद ये जो है उनको बुलाने पुसलाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे लैक ऑफ अवेयरनेस है, क्या है वहाँ पे, ठीक है, लैक ऑफ अवेयरनेस है। लोग मतलब डर जाते हैं कि जो कर रहे हैं क्या पता सही है गलत है, राइट। तो वो वैक्सीन लेने नहीं आ पाते। अब अगर वैक्सीन ले पाएंगे तो उनको पोलियो होगा, पोलियो होगा तो क्या होगा, कल ये जो जवान लड़का लड़की जो भी थी, कल अगर वो देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं, कुछ कमाई में करते, तो अभी क्या होगा, वो डिपेंडेंट बन जाएंगे। डिपेंडेंट मतलब किस पे होंगे, एक तो फैमिली पे डिपेंडेंट होंगे, दूसरा गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट होंगे, तो उनको खाने पाने के लिए हमको फिर उनको अलग से हमको ये देना पड़ेगा। देखो जो बर्थ बाय बर्थ उनको अगर कोई चीज़ होगा तो अलग है, बट बस जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वैक्सीनेशन मेडिकेशन कैसे हो रहा है, तो स्टेट का गलती है, स्टेट मतलब एक कंट्री का गलती है कि उसने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे पाए, राइट। तो इसके लिए फ्री में वैक्सीन भी दिया है, पर लोगों के अंदर एजुकेशन नहीं, अवेयरनेस नहीं, बोल के वो जा नहीं पाते। तो समझा, इससे हमको ये समझ में आता है कि हिस्ट्री के अंदर भी ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे जिससे नहीं जा पाए, तो हमने उससे सीख के फिर हमने इसको इंप्रूव किया, राइट। तो देख रहा है आपको, हिस्ट्री की अगर पढ़ना स्टार्ट करो, उसका रिसर्च पढ़ना स्टार्ट करो, तो उसका बहुत डाइवर्स एप्लीकेशंस है, राइट। तो अभी हम समझेंगे और कौन कौन से फील्ड में, तो बहुत सारी फील्ड में, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने दिखाया आपको, ठीक है। ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, ये सब पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो पहले बात है समझना है कि जो पास्ट इवेंट्स है वो हमको बहुत कुछ सिखाता है, मतलब यहाँ पे आपको पॉजिटिव चीज़ भी मिलेगी और नेगेटिव चीज़ भी मिलेगी। तो नेगेटिव से आप समझ सकते हो कि आपका कौन कौन सा प्रिकॉशन आज लेना है, कौन कौन से प्रिकॉशंस आपको आज लेने हैं ताकि ये वापस रिपीट ना हो। और पॉजिटिव से क्या समझना है कि ऐसा पॉजिटिव काम करने से अच्छा, तो इस पर हमको और काम करना है ताकि इसको और बेटर कर सके हम। तो पास्ट इवेंट हमको बहुत कुछ सिखाता है। तो और ये पास्ट इवेंट से ही हमारा आज का जो प्रेजेंट लाइफस्टाइल है वो शेप हुआ है। जैसे कि हमारे रिलेशन बोलो पाकिस्तान के साथ, या फिर हमारे रिलेशंस बोलो भूटान के साथ, या फिर नेपाल के साथ। देखो यहाँ पे पाकिस्तान के साथ हमारा पास अतारी बॉर्डर है, बाघा बॉर्डर उधर से नाम है, हमारा नाम अतारी बॉर्डर है, तो वहाँ पे हमारे बीएसएफ के जवान खड़े हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। पर भूटान और नेपाल में देखोगे तो यहाँ पे इजी एक्सेस है,
राइट। एक ऐसी लाइन सी बनी हुई है, आप आराम से रास्ते हमारे साथ सकते हो। क्यों? हमें हिस्ट्री में ट्रेस करेंगे तो पता चलेगा पाकिस्तान ने हमें हमेशा हमारे पीठ पे छुरा भोंका है। बट व्हेन कम्स टू भूटान और नेपाल, इनसे हमारा हमेशा फ्रेंडली रिलेशंस था। क्या था? देखो राइटिंग नहीं आ पा रही भाई ढंग से, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो क्या था हमारा? फ्रेंडली रिलेशंस था। किसके साथ था? भूटान और नेपाल के साथ। तो अभी भी हमारा रिलेशन सेम है। तो क्या हमने क्या समझा कि पास्ट इवेंट से हम हमारा आज का प्रेजेंट लाइफस्टाइल को शेप कर सकते हैं। क्या ये सेम रिलेशन हम पाकिस्तान के साथ रख सकते हैं? नहीं। हमेशा हमारे पास एक डाउट होगा। देखो जिंदगी में बोलते हैं ना हम, धोखा दिया धोखा दिया, मतलब वो धोखा नहीं, मतलब कोई भी आपको ट्रस्ट तोड़ सकता है ना। जरूरी नहीं उधर से ट्रस्ट टूटा हो, कहीं और से भी टूट सकता है, राइट। तो नेक्स्ट टाइम उस पर आप बिलीव करने से पहले 10 बार सोचोगे, यार इसने तो पहले भी मतलब अपना झूठ बोल दिया था या फिर मुझे जो फंसा दिया था, तो अभी भी बुद्धू नहीं बनेंगे, राइट। तो हम थोड़ा प्रिकॉशंस लेते हैं, राइट। तो ये सब हमको क्या होता है, पास्ट इवेंट के वजह से हमारा आज का प्रेजेंट का शेप होता है, ठीक है। अब ये समझा होगा। अब बढ़ जाते हैं। टू रिलेट वेरियस फील्ड्स लाइक पॉलिटिक्स, सोशल एंड रिलीजियस स्ट्रक्चर ऑफ अ कम्युनिटी, फिजियोग्राफी, टेक्नोलॉजिकल साइंस, ये सब हम रिलेट करके हम बता सकते हैं कि इनका इंपैक्ट क्या रहा था हिस्ट्री पे और आज क्या है। अभी सब आराम से डिटेल में आगे समझेंगे। डिपेंडेंट अवेलेबल नॉलेज, और ये सब किस पे डिपेंडेंट है? जो अभी हमारे पास अवेलेबल नॉलेज है। जैसे कि अगर हम जाए, देखो हमने पीछे पढ़ा था ये राजा महाराजा का शासन, तो इसे हम सीख सकते हैं ना। हाँ भाई, अभी देखो कोई अगर बोले कि नहीं भाई ऑफिस में तो पॉसिबल ही नहीं है ये कोविड-19 जैसा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, अरे पार्लियामेंट तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तो हम ये एग्जांपल दे सकते हैं, देखो उस जमाने के राजा महाराजाओं ने इसको पॉसिबल किया था, तो आप क्या है, देखो यहाँ पे भी डिस्टेंस मेंटेन है और यहाँ पे भी डिस्टेंस मेंटेन है और यहाँ पे भी डिस्टेंस मेंटेन है। तो वो अगर उस जमाने में लैक ऑफ रिसोर्सेज, उस जमाने में इतने रिसोर्सेज थे क्या, इतनी टेक्नोलॉजी थी उस जमाने में, ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी था कि वीडियो से सिखा रहे? नहीं, पर फिर भी दे वर एबल टू मेंटेन, राइट। तो ये हम एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं और हम आज सीख सकते हैं इससे। तो इन्होंने क्या बोला कि ये सब डिपेंडेंट है किस पे? अवेलेबल नॉलेज पे। ये सब हम कैसे कर सकते हैं कि हमारे पहले हमारे आने वाले पिछले जनरेशन ने इसको फॉलो किया था, तो उसे हम सीख सकते हैं, राइट। तो हिस्ट्री कैन प्रूव टू बी और वैल्यू इन द रिसर्च एंड, मतलब इसका क्या है, हिस्ट्री का वैल्यू हो सकता है इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड्स। कैसे? जैसे कि हम अगर देखेंगे तो हमने पढ़ा था चोलास, पढ़ा ना, मैं याद आ रहा है क्या? चोलास ने डैम बनाया था, कौन से रिवर पे बनाया था जिसका डैम अभी भी एक्टिव है। तो अगर वो डैम बना सकते हैं उस रिवर पे, तो हम प्रेजेंट जनरेशन क्यों नहीं बना सकते? और ये डैम से फायदा क्या हुआ था? इरिगेशन। अब इरिगेशन से फायदा क्या होगा? हमारा फूड सिक्योरिटी, ज़्यादा खेती होगी, ज़्यादा यील्ड होगा, तो हमारा फूड सिक्योरिटी इंप्रूव होगा। फूड सिक्योरिटी इंप्रूव होगा तो हमको किसी से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, और इरिगेशन होगा तो फार्मर सुसाइड नहीं करेंगे, राइट। तो इसी से हम ये सब हिस्ट्री से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसी पे हम अगर और रिसर्च करें कि डैम्स को और हम बेस्ट कैसे इंप्रूव कर सके, तो टेक्नोलॉजी यूज़ करना है। तो ये सब क्या है? ये सब अप्लाइड का पार्ट है, ठीक है। ये शॉर्ट में लिखना कि ये क्या क्या बताता है। आगे सब हिस्ट्री मतलब सब डिटेल में पढ़ेंगे कि लीगल में क्या है, सोशल में क्या है, सब बस 1 मिनट था, उसको फटाफट लिखिए। चलो लिख लिया हुआ, राइट। चलो आगे बढ़ेंगे, ध्यान देना है बस जो बता रहा हूँ उस पर, और समझते समझते चलना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। अब एक एक के बारे में समझेंगे आराम से। अब देखो फिलॉसफी में क्या है, ये सब एग्जांपल्स है कि हम हिस्ट्री से कैसे समझ सकते हैं दूसरे दूसरे फील्ड में क्या इसका यूज़ है। तो ग्रीन कलर बढ़िया रहेगा ना, ठीक है। फिलॉसफी में क्या है, मैंने आपको बताया था कि 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स है, जैसे योगा, समख्या, फिर वेदास, फिर, ठीक है, फिर और बहुत सारी है, शंकराचार्य, इनके बहुत सारे 6 योगा की बुक है। मतलब योगा उसमें से एक वेद है, ऐसे बहुत सारे स्कूल्स ऑफ थॉट्स है, राइट। जैसे वेदांता, ऊपर विमासा, एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है? फिलोसफीज है जो हमको बताती है कि हमको वे ऑफ लाइफ है, इसमें क्या है? वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ लाइफ। कलर तो बढ़िया नहीं है। ये हमको बताती है कि जिंदगी, ठीक है, लाइफ,
मोड ऑफ कंडक्ट, मोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए। फिर उसके बाद उसमें दो स्कूल और आई, जैनिज्म और बुद्धिज्म। तो उन्होंने बताया कि मॉडर्न डे में आपको कैसे रहना है। तो फिलोसफी हमको क्या एक्सप्लेन करता है, देखो एक मिनट इसको हलाते हैं यहाँ से। फिलोसफी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन ऑफ वेरियस आइडियोलॉजीज इन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, कि आइडियोलॉजीज क्या आई, फिर ह्यूमन कैसे इवॉल्व किया। फिर हमने पढ़ा था कि ये ह्यूमन ऐसे 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 चलते गया, तो इसके अंदर बिहेवियर में क्या चेंज आया, साइकोलॉजी में क्या चेंज आया, थिंकिंग प्रोसेस में क्या चेंज आया। ठीक है, तो ये सब कैसे होगा, डिफरेंट आइडियोलॉजीज के से, राइट। कि भगवान को पूछते थे क्या नहीं, क्या फिर कुछ दूसरा ये था जिसको हम पूछते थे, या फिर ह्यूमन के अंदर बॉन्डिंग कैसे था, सोशल बिहेवियर कैसे था। तो ये सब फिलोसफीज है, राइट। तो फिलोसफी को हम ट्रेस कर सकते हैं। फिर साइंस, साइंस हमको पता चलेगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जैसे कि देखो वो बुद्धू सा एग्जांपल है ना, कि अंडा पहले आया था कि चिकन पहले आए थे, मुर्गी आया था कि पहले अंडा, हैन या चिकन। तो ठीक है, ये भी एक मतलब मजाक करने वाली बात हो गई, बट ये क्रोनोलॉजी हम समझ सकते हैं, ऐसी क्रोनोलॉजी ऑफ साइंटिफिक इवेंट्स। जैसे कि हम बोलते हैं ना बिग बैंग थ्योरी, पढ़ा होगा आपने, पढ़ा होना चाहिए यार, बिग बैंग थ्योरी नहीं पढ़ा शायद। ठीक है, तो बिग बैंग थ्योरी क्या है, हमको ये बताता है कि कैसे हीलियम हाइड्रोजन के ऐसे ऐसे नेबुला गैस बना, नेबुला गैस से फिर कैसे आज जो हमको यूनिवर्स दिख रहा है वो इवॉल्व हुआ, स्टार्स कैसे बने, ये सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो क्रोनोलॉजी में मालूम पड़ता है ना, क्या पहले स्टार बना था कि पहले नेबुला ग्लास बना था। तो हमको पता चलता है पहले नेबुला ग्लास, मतलब ये जो हीलियम जो गैस थे ये सब मिलना स्टार्ट हुआ, डिस्टॉर्शन हुआ और बम जैसा फटा, और फिर ये सब इवॉल्व होना स्टार्ट हुआ। तो ये सब हमको कैसे मालूम पड़ता है, ये हमको कैसे मालूम पड़ता है जब हम साइंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थेरीज देते हैं ना हर साइंटिस्ट। बस एक मिनट देना है, पकड़ना मुश्किल होता है इधर। अब बढ़ते हैं आगे और चीज़ों को समझते हैं। तो साइंस का एग्जांपल समझा हमको। अब दूसरा समझना है कि कॉज एंड इफेक्ट के चेन पे चलता है साइंस, कि ये हुआ बोल के ये हुआ। जैसे लिथमस पेपर अगर हम पानी में डालेंगे, एसिड में डालेंगे, तो कौन सा कलर आएगा, कौन सा कलर आएगा, मतलब उससे क्या हो सकता है, एक्सेट्रा। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट पे चलता है। अगर वो ये अगर आपको आउटपुट चेंज करना है तो आपको इनपुट चेंज करना पड़ेगा। इसमें सब सब साइंटिफिक बेस पे चलता है, उसको बोलते हैं हम साइंस। और नीड इज द मदर ऑफ ऑन इन्वेंशन, जरूरत, जब भी जरूरत आएगी, जैसे बोलते हैं चाइल्ड इज द फादर ऑफ इन्वेंशन। ठीक है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ इन्वेंशन सुना होगा आपने, वो नहीं सोचा जाने दो। तो नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, मतलब जरूरत होगी तो आप खुद डिमांड होगी। जैसे कि अभी हमें जरूरत था कि पेट्रोल और डीजल से हम आगे बढ़ें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा CO2 रिलीज करता है। तो नीड था, तो हमने R&D पे स्टार्ट किया, R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो हमने क्या लाया, CNG। ठीक है, अभी HNG भी आया है। अब ये क्या करता है, CO2 एमिट करता है पर बहुत ज़्यादा कम करता है। HNG तो मतलब बहुत ही कम करता है। यहाँ पे हम डायरेक्ट जो वाटर है उसको यूज़ करने स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, जब जरूरत आएगी तो हम उस पर रिसर्च करना स्टार्ट करेंगे ना, राइट। तो ये सब समझना है हमें, ये सब कैसे आएगा, साइंस से आएगा। अब दूसरा टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी और साइंस दोनों इंटररिलेटेड है, समझते कैसे। चेंजेस इन द प्रोसेस इन द कॉज ऑफ इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन, कम्युनिटी प्रोडक्शन, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। देखो साइंस आपको पता चलेगा कि क्या क्या किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी आपको हेल्प करेगा उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने में। क्या करेगा, उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने में। जैसे कि समझो कि 1960s के पहले, टू बी स्पेसिफिक जाए हम, ठीक है, तो ये तो रिफॉर्म आया था, इसको हम 1960s का जो रिफॉर्म आया था उसको बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। उसके पहले क्या था, हम हमारे वीट या फिर फूड सिक्योरिटी पे किस पे डिपेंडेंट थे, यूएस पे। तो फिर पाकिस्तान ने हम पे अटैक किया, तो यूएस ने बोला आपको हम वीट नहीं देंगे। तो तब एक हाई डिमांड था, हमारे लाल बहादुर शास्त्री हमारे जो PM थे, उन्होंने कहा कि ये यूएस जैसा आदमी हमको कंट्रोल नहीं कर सकता हमारे फूड के काम पे, क्योंकि यूएस को लगा हम फूड बंद कर देंगे तो इंडिया शायद पाकिस्तान पे अटैक नहीं करेगा और इंडिया बैक लेगा। तो हम बैक ले लेते, तो फिर हमारा जो पार्ट हमको दिख रहा है ऊपर कश्मीर वाला वो निकल जाता हमसे। तो तब हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने हमें एग्जाम्पल दिया था कि ये ऐसे जो फालतू लोग हैं इनसे हमें ट्रेड ही नहीं करना चाहिए, हमें खुद इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। ऐसे लोगों पर जब तक डिपेंडेंट रहेंगे तो हमारा सोशल सिक्योरिटी सब कुछ कॉम्प्रोमाइज रहेगा। तो इंडिया में चला था स्वामीनाथन, डॉक्टर स्वामीनाथन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। तो इनके अंडर हमने एक रेवोल्यूशन लाया था, उसका नाम था ग्रीन रेवोल्यूशन। अब इसका नाम क्या था, ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब ये टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट था, जहाँ पे हमने हाइब्रिड सीड यूज करना स्टार्ट किया। मतलब क्या हुआ, जहाँ पे हम एक गेहूं से एक मतलब कि एक क्रॉप से समझो कि 1 टन निकल रहा है, एग्जाम्पल है, तो हमने उसमें हाइब्रिड करके उसको क्या कर दिया, हाइब्रिड मतलब उसमें टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट की ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम पे, और अब एक क्रॉप से 10 टन बन रहा है, ऐसा इंप्रूवमेंट किया था हमने। अब जहाँ से हमको पहले समझो कि 1 टन ही मिल रहा था, इंप्रूवमेंट करने से 10 टन मिल रहा है, तो अभी हमारा 10 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। तो हमें ऐसे लोगों से इंपोर्ट करना बंद कर दिया हमने। ठीक है, तो ये सब क्या हुआ, जब टेक्नोलॉजी के अंदर हमने उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन लाना स्टार्ट किया। ठीक है, तो यही बताने की कोशिश कर रहा है। साइंस हमको बताता है एवोल्यूशन क्या था, पहले क्या कौन आया, बाद में कौन आया। टेक्नोलॉजी हमको हेल्प करता है प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करने के लिए, हम सफिशिएंट बन सके। एग्जांपल है ना फूड सिक्योरिटी का, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, लिख लेना अंडर स्वामीनाथन, डॉक्टर स्वामीनाथन, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी भाई, थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए। इट इज नेसेसरी टू नो द हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ मैकेनिज्म, कि उस टाइम पे टेक्नोलॉजी क्या था, कैसे आया। जैसे कि समझो पहले क्या था, पहले आदमी पत्थर का टायर इस्तेमाल करता था, पत्थर को उसने शेप किया फिर इस्तेमाल करना, फिर पता चला इसमें वजन बहुत है तो उसने हल्का पत्थर लेना स्टार्ट किया, लाइमस्टोन जैसा। फिर क्ले पे आया, उसको पता चला भाई इसमें भी बहुत ज़्यादा वजन है, फिर हम रबर पे स्विच किए। ठीक है,
फिर रबर से अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाला एक हाईली एफिशिएंट रबर आया, ठीक है। तो ये सब क्या टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट है, और ये साइंस बताता है हमको कि इसमें क्या फैक्टर्स है, जैसे मेटल कौन सा यूज हुआ तो क्या नहीं, टेक्नोलॉजी हमको हेल्प करेगा उसको यूटिलाइजेशन के लिए, ठीक है। इतना ही समझना, ज़्यादा लोड मत लेना। एंड द म्यूचुअल डिपेंडेंस बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, मतलब कि एक ही कॉइन के दो साइड है, हेड और टेल, वैसे साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों इंटर रिलेटेड है। तो समझा होगा। अब बढ़ते हैं आगे, जैसे ह्यूमन का भी देख सकते हो कैसे इवॉल्व किया एक्सेट्रा। इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मतलब कि इंडस्ट्री क्या थी, लोग इंडस्ट्री नहीं होंगी तो लोगों के पास पैसा नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, मनी नहीं आएगा, और मनी नहीं आएगा तो लोगों का लाइफस्टाइल वही रहेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव नहीं होगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा मतलब कि देखो फैन आएगा, फैन से एसी आएगा, फिर तो पता ही नहीं क्या क्या आ सकता है, राइट। तो ये सब बात हमें समझना है कि क्या हुआ इंडस्ट्री से, पैसा आएगा तो फिर इंप्रूवमेंट होता है, नेशन का डेवलपमेंट होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फिर ये इंडस्ट्री में लोग ट्रेड कैसे कर सकते थे, पहले जमाने में लोग ट्रेड कैसे करते थे, हमने समझा था कि पहले तो बार्टर सिस्टम चलता था, आप आलू दो, मतलब आप पोटैटो दो तो मैं आपको टमाटो दूंगा, फिर हमको मालूम पड़ा ये रिप्लेस हुआ कॉइन से, फिर कॉइन में भी गोल्ड कॉइन आया, सिल्वर कॉइन आया, कॉपर कॉइन आया, टिन कॉइन आया, स्टील कॉइन आया, फिर ये भी फेल हुआ, फिर आया करेंसी, करेंसी के अंदर पेपर करेंसी आई, फिर अभी तो वर्चुअल करेंसी आ गई, राइट। राइट, वर्चुअल करेंसी पता है ना आपको, राइट। ये सब चीज़, तो ये सब क्या है, ट्रेड के पैटर्न है। तो ये हमको हिस्ट्री से भी मालूम चलता है क्या, कि द फील्ड ऑफ म्यूचुअल सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई आप एक दूसरे को प्रॉमिस करते हो, जैसे कि एक सेंडर है, जैसे कि शॉपकीपर है और आप कस्टमर हो, तो तुम्हारे दोनों में एक इनडायरेक्टली एक रिलेशन है ना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, आप इनको पैसे दोगे बदले में ही आपको वो चीज़ देंगे, राइट। कंपल्सन तो नहीं है ना इनको देना ही करके, बट एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, राइट। एक्सपांड्स विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड, तो अभी आप इनसे समझो आइसक्रीम ले रहे थे, तो इनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ मेरे पास कस्टमर अभी ज़्यादा आने लग गए, तो ये क्या करेगा, पहले समझो 10 आइसक्रीम ला दो तो अभी 16 आना स्टार्ट करेंगे, फिर मालूम पड़ा और कस्टमर बढ़ गए तो अभी 1000 आना स्टार्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि इनने आपसे वादा नहीं किया है पर इनको एक कॉन्ट्रैक्ट बिल्डअप हो गया कि भाई हाँ ये हमेशा आते तो अभी और आ सकते हैं लोग, और तो एक कॉन्ट्रैक्ट है ना इनडायरेक्टली, कल आप क्लेम नहीं कर सकते, पर उनको भरोसा आने लग गया कि अभी उनकी दुकान चलने लग गई, लोग खरीदना स्टार्ट कर दिए, तो उनका क्या होगा, ग्रोथ होगा, अभी वो डेवलपमेंट आना स्टार्ट करेंगे और आइसक्रीम आना स्टार्ट करेंगे, तो क्या होगा, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड। तो इंडस्ट्री कैसे डेवलप करेगी, अब ये 10 कहीं ना कैसे तो ला रहे थे ना, समझो कोई इंडस्ट्री से ला रहे थे, तो अब ये वहाँ से 100 लाएंगे तो उसको भी बढ़ाना पड़ेगा प्रोडक्शन, 1000 लाएंगे तो उनको भी बढ़ाना पड़ेगा प्रोडक्शन, तो इनडायरेक्टली सब एक लिंक्ड है। तो यही बताने की कोशिश करें, इससे क्या होगा, ग्रोथ होगा ट्रेड का और इंडस्ट्री का। इट ऑल्सो प्रमोट्स कंटिन्यूस डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्क ऑफ कल्चर इंटरक्शंस, जैसे कि एग्जाम्पल है ग्लोबलाइजेशन का, ये एग्जाम्पल है ग्लोबलाइजेशन का, थोड़ा कलर चलते चेंज, ये एग्जाम्पल है ग्लोबलाइजेशन का। ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या है, ग्लोबल चीज़, जैसे कि इंडिया कॉटन मेन्यू में फेमस था मैनचेस्टर में, ठीक है। और फिर हम अगर देखेंगे जैसे कि आईफोन कहाँ का है, हाँ वहीं का ही है, और कहाँ पे फेमस है, इंडिया में लोग बावड़े हो रहे हैं इसको लेके, ठीक है। तो ये कैसा इंडायरेक्टली डिपेंडेंस है। फिर देखो इंडिया का बॉलीवुड पूरे वर्ल्ड में फेमस है, राइट। हॉलीवुड की तो क्रेज़ है, हॉलीवुड का तो क्रेज़ है, हॉलीवुड के एक्टर्स तो फेमस होते हैं, मतलब कि उनको बॉलीवुड में काम करना होता है, फिर बॉलीवुड को काम करना होता है हॉलीवुड में, तो क्या है, कल्चर इंटरेक्शन है। फिर एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, एक चटनी म्यूजिक है, इसका नाम है चटनी म्यूजिक। अभी चटनी म्यूजिक कैसे बना, जब अंग्रेज इंडिया में आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वो क्या किए थे, उन्होंने हमारे कुछ टी प्लांटेशंस को लेके गए थे, कहाँ पे, गोयना आइलैंड्स में। गोयना आइलैंड्स मतलब कि आराम से देख लेना मैप में, वहाँ पे लेके गए थे। और वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ का लोकल म्यूजिक और हमारे इधर का भोजपुरी भोजपुरी संगीत दोनों मिल गया और नया म्यूजिक सामने आया, उसको बोलते हैं चटनी म्यूजिक। तो क्या हुआ, कल्चर इंट्रैक्शन हो रहा है। फिर आप देखोगे दिवाली मनाया जाता है, होली मनाई जाती है दुनिया में, राइट। तो क्या हो रहा है, ट्रेड की वजह से रिलेशन भी इंप्रूव होते हैं, और फिर उससे आपस में एक दूसरे को फिर वो कल्चर भी फॉलो करते हैं, राइट। तो ये समय में समझना है कि इससे क्या होता है, ह्यूमन का डेवलपमेंट होता है। तो इन शॉर्ट छोटे छोटे में से इसको लिख लो, छोटे में लिखना है, 1 मिनट देता हूँ फटाफट, और 2-4 है इसमें, फिर मैं स्टडीज़ आर्ट्स क्या होता है ये बताता हूँ आराम से, ये लिखो फटाफट, चलो टाइम नहीं लेना ज़्यादा, आराम से लिख लो, समझना है, घाई मत करना, फास्ट हो रहा है तो रुक जाओ थोड़ा और आराम से लिखो। तो लिखिए, राइट,
तो समझने के हिसाब से पढ़ना है, रटने के हिसाब से पढ़ोगे तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। बस नॉर्मल अपना एग्जाम्पल यूज़ करना, दिमाग में जो भी आए कि क्या फिलोसॉफी क्या है, ये तो नॉर्मल लाइफ के फंडे हम किसको भी देते रहते हैं, बस वही बात है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब मैनेजमेंट स्टडी से समझते हैं, मैनेजमेंट स्टडी में मतलब मैनेजमेंट में क्या काम आया। अब देखो, एक सिंपल एग्जांपल समझना है कि उस जमाने में भी तो हम ट्रेड करते थे, राइट। अभी एक बहुत खतरनाक एग्जांपल है नेपोलियन का, नेपोलियन बोनापार्ट। अब इसने फ्रेंच के अंदर तूफान ला दिया था भाई उस जमाने में, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत मजा आता है समझने के लिए, तो मैं बताता हूँ इसका एग्जांपल क्या था। नेपोलियन ने उस जमाने में 1804 में, इसको तो नेपोलियन कोड, इसको तो सिविल कोड, उस जमाने में भाई साहब ने जीएसटी ले आए थे। मतलब कि पूरे दुनिया के अंदर, मतलब जहाँ जहाँ उसका राज था, फ्रेंच हो गया, फिर पूरे यूरोप में जहाँ जहाँ उसका राज था, सब जगह पे उसने एक टैक्स लाया था। और हिंदुस्तान में आने में कितना टाइम लगा, 2016। कहाँ पे 1804, कहाँ पे 2016। तो भाई साहब ने उस जमाने में जीएसटी ले आए थे। तो हमको ये हिस्ट्री में मालूम पड़ता ना फिर से कि देखो भाई इतना बड़ा आदमी था। इसको इसलिए नेपोलियन इज कॉल्ड द फादर ऑफ डेमोक्रेसी एज वेल, डिस्टोर भी बोलते हैं, पर वो बड़ा हिस्ट्री कभी आराम से समझाएंगे। तो अब हमको यहाँ पे मैंने एग्जांपल क्यों बताया आपको ये, कि फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द चेन ऑफ प्रोडक्शन सच एज मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स मतलब कि क्या क्या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे कि मशीन्स है। मशीन्स के पहले क्या चलता था, स्लेव सिस्टम चलता था। स्लेव्स को लाते थे, बांधते थे, काम कराते थे। फिर उसका क्या हुआ, उससे हुआ लैंड आया। फिर लैंड पे हम लोग खेती टेनेंट्स लाने लग गए, मजदूरी कामगार, ठीक है। उसके बाद लैंड से आया मशीन्स के अंदर अभी लोग जाते हैं काम करने के लिए। तो क्या हुआ, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज होने लग गया। पहले हाथ से काम करते थे, अभी मशीन से करते हैं। आने वाली जनरेशन में ऑटोमेशन होगा और ही पूरा कंप्लीट मशीनरी। तो ये मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है। तो उस जमाने में क्या था ऐसा कुछ मशीन्स थी। फिर ह्यूमन रिसोर्स कैसे था, मतलब कि हम हायर कैसे करते लोगों को, कैसे पता चलता था कि आदमी ये काम करेगा वो काम करेगा। फिर प्रोसेस एंड द प्रोडक्शन एज वेल एज द चेन ऑफ मार्केट एंड सेल्स ऑफ मैनेजमेंट। मतलब मार्केट कैसे था, कैसे डेवलप करता था, क्या उस जमाने के टैक्सेस थे, ठीक है। क्या आज हम जितना टैक्स पे थे, क्या उस जमाने में उतने टैक्सेस थे। जैसे कि टर्की का एम्पायर था, ऑटोमन एम्पायर, वो मिड सी पे उसका पूरा कंट्रोल था। तो वहाँ से अगर आपको आना है तो 100 रुपये की चीज़ रहेगी तो 60% वो टैक्स लेते थे, ठीक है। फिर बाद में उनको मार मतलब कि अटैक करने का तो उनको ऑटोमन एम्पायर को डायलूट कर दिया, और बड़ी बड़ी बात है, और ये फिर उनसे पावर छीन लिया गया था। तो हमको ये समझना है कि जब भी कोई ज़्यादा टैक्स लेगा तो फिर लोग बवाल करेंगे, रिवोल्ट करेंगे। तो ये सब हुआ। तो ये सब कहाँ से मालूम पड़ता है हमको, पास्ट के एक्सपीरियंस से, हमारे हिस्ट्री को ट्रेस करने से। और ये सब बताते हैं कि पास्ट में हम हमारा मार्केट जो था वो कैसे फंक्शन करता था और आज कैसे फंक्शन करता है, और हमने उससे क्या क्या सीखा, ठीक है। ये सब हमको बात समझना है। समझा आपको मैनेजमेंट स्टडीज़ क्या है, ठीक है। अब आते हैं आगे, आर्ट। आर्ट का तो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है। ये आपको जो इमेज दिख रहा है, इसने ही पूरे यूरोप के अंदर क्रांति का माहौल बनाया था, ठीक है। मतलब ये जो स्टैचू ऑफ, मतलब इसको हम अब आराम से पढ़ेंगे तो इसमें क्या है, एक हाथ में लिबर्टी से ज़्यादा समझो बात को, वो स्टैचू का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। एक हाथ में यहाँ पे टॉर्च दिया हुआ है, दूसरे हाथ में बुक है। वो बुक बताती है कि आपके पास कुछ ना कुछ फंडामेंटल राइट्स है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता, कोई गवर्नमेंट, कोई शासन नहीं छीन सकता। और ये टॉर्च ताकि आपको वो लाइट दिखा रहा है, उजाले की ओर बढ़ा रहा है। तो उसके बाद ये इंडिपेंडेंट नेशन बनना स्टार्ट हुआ है, जैसे इटली, जर्मनी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब का रोल किस में था, आर्ट में था। आर्ट ने लोगों को एनलाइटन किया। आर्ट, वेरियस आर्ट फॉर्म्स विद द हेल्प ऑफ देयर स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन एंड देयर फाउंडेशन इन द फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, कल्चरल ट्रेडिशंस। आर्ट ने लोगों को यूनाइट किया। जैसे कि अबिंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का पहले बार इमेज बनाया था सैफ्रॉन में, ताकि हम सब लोग रिलेट कर सकें। और इसके लिए क्या हुआ, नेशनलिज्म आया। फिर इंडिया में नेशनलिज्म आया, मतलब कि सबके अंदर वो भावना ही, हाँ भाई अंग्रेज को उठा के बाहर फेंकना है, ठीक है। तो आर्ट बहुत कुछ हेल्प करता है। आज भी देखो आप, आर्ट एक पेंट होगा तो कितना कुछ देखो पीछे दिख रहा है पेंट, हाँ, तो ये कुछ ना कुछ तो सीनरी बता रहा है ना आपको। तो ये क्या है, आर्ट एक्सप्रेस करता है कि लोगों को यूनाइट करने का काम करता है, ठीक है। अच्छा लगता है आपको, ठीक है, हम रिलेट कर पाते हैं ये सब चीज़ें। तो आर्ट का ये कॉन्ट्रीब्यूशन है। इसलिए आज भी देखो, आज भी देखो आप, इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि पेपर में आर्ट के, आर्ट को यूज़ करते हैं हम और चीज़ों को बताने की कोशिश करते हैं। न्यूज़पेपर वगैरह में, मीडिया आज भी क्यों एक्टिव है, बिकॉज ऑफ द आर्ट, राइट। भले उसका क्वालिटी डाउन हो गया हो, पर ये आर्ट की वजह से ही काम करे ना, वरना कोई दिखता क्या नहीं। तो इसने बहुत अच्छे से क्रांति काम किया। और देखो, आर्ट और मीडिया का बहुत बड़ा रिलेशन है, कभी आराम से पढ़ेंगे। पर समझो कि आर्ट ने उस टाइम पे लोगों को यूनाइट करने की कोशिश की, बड़े बड़े देशों को आज़ादी दिलाने की कोशिश की थी। फिर ये वेव इंडिया में आया था, एशिया में आया था, वियतनाम, चाइना एक्सेट्रा। अब बढ़ते हैं ह्यूमैनिटीज़। ह्यूमैनिटीज़ मतलब कि ह्यूमन कैसा इवॉल्व हुआ, कि उसका डिसिप्लिन, लाइक आर्कोलॉजी। आर्कोलॉजी हमने पढ़ा था, आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, कि ह्यूमन के बारे में जो वहाँ पे साइट्स मिले, वहाँ पे ह्यूमन कैसे था, उसका बिहेवियर कैसे था, क्या वहाँ पे भी राजा महाराजा लोग रहते थे तो उनमें रिलेशन कैसा था। फिर सोशोलॉजी, कि ह्यूमन सोसाइटी में कैसे बिहेव करता था पहले और अब कैसे बिहेव करता है, ठीक है। फिर एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन का थिंकिंग ये क्या थी। तो ये अलग अलग फील्ड्स है ह्यूमैनिटीज़ के अंदर। तो ये सब हमको मालूम पड़ता है जब हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, कि पहले ह्यूमन कैसा था, अब ह्यूमन कैसा है, आगे कैसा होगा। और ये फिर डिमांड एंड सप्लाई मार्केट की बात।
तो ये सब बताने का मतलब क्या था कि हिस्ट्री बस वहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है जो हम समझते हैं, इसका बहुत डाइवर्स एक्सप्लिकेशन एप्लीकेशंस है हर जगह में, ठीक है। तो एक मिनट देता हूँ, उसको पहले लिखो, फिर हम ये आगे पढ़ेंगे क्या है। तो शॉर्ट में लिखना मैनेजमेंट में क्या काम आएगा, आर्ट में क्या काम आएगा, ह्यूमैनिटीज में काम आएगा। एक शॉर्ट में आपके पास एक शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन होना चाहिए कि हम उसको क्यों पढ़ रहे हैं। मैनेजमेंट स्टडीज में हमको क्या मालूम पड़ेगा, आर्ट्स में क्या मालूम पड़ेगा, ह्यूमैनिटीज में क्या मालूम पड़ेगा, ठीक है। एक मिनट देता हूँ, ज़्यादा टाइम मत लेना, फटाक से लिख लो इसको। चलो लिख लिया होगा। अब बढ़ेंगे आगे और समझते हैं। आराम से समझना है, नहीं समझ में आ रहा पॉज करो, आराम से समझो, फिर भी डाउट है तो लेट मी नो, ठीक है। अब इसका सबका मकसद क्या है, ऑल डिसिप्लिन जो हमने पढ़ा, ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स, ये सब आर सपोज टू हैव देयर ओरिजिन इन फिलोसफी। इनका ओरिजिन कहाँ पे, फिलोसफी में, कहीं ना कहीं पे। जैसे कि चाणक्य, चाणक्य पता होगा ना हमको, मॉडर्न एम्पायर को सेटअप करना, धनानंद को खत्म करने में इनका बहुत बड़ा हाथ था, पूरा साम्राज्य को, और एक मॉडर्न एम्पायर को और एक एस्टैब्लिश रूलर के स्थापित करना इनका बहुत बड़ा रूल था। तो ये सब कहाँ पे फिलोसफी मिलेगा, इन्होंने अपने बुक में लिखा था अर्थशास्त्र में। तो अर्थशास्त्र अभी तक का सबसे होलिस्टिक डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, कि राजा जवाबदार है उसके प्रशासन के लिए। तो ये सब बड़ी बड़ी बातें वहीं पे लिखी हुई है, ठीक है। सो एशियंट people all over the world try to speculate in order to understand the relationship between the universe and the human existence, कि यूनिवर्स और ये ह्यूमन का कैसे निर्माण हुआ। ये स्टारबीट तो हम अभी भी खोज कर रहे हैं, ठीक है। अभी जैसे ब्लैक होल मिला है ना हमको, कि सबसे बड़ा, पढ़ा होगा ना आपने ब्लैक होल। अभी तक तो हमने कॉन्सेप्ट लगाया था कि वैसा कोई होल होगा जहाँ पे सब एनर्जी होगी, तो अभी प्रैक्टिकली हमने उसको डिटेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब हम उससे देखेंगे फिर ह्यूमन कैसे इवॉल्व हो पाया, पहले लाइफ कैसे आ पाई, और उसका रिलेशन क्या है, क्या कोई चमत्कार हुआ था, ये सब चीज़ हम बताने की कोशिश करते हैं। ये सब कब कब मालूम पड़ेगा आपको, जब हमारे पास पहले हिस्ट्री का नॉलेज तो होगा, ठीक है। तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं। इट गेव राइज टू वेरियस माइथोलॉजिकल स्टोरीज। अभी हर धर्म, हर कास्ट का कोई ना कोई माइथोलॉजिकल स्टोरी है, तो उनका अपना अपना इंपॉर्टेंस है। तो ये कैसे हुआ, ये सब रिलेशन की वजह से हुआ, हिस्ट्री के बारे में पता होगा तब हुआ ना। कोई बोला होगा नहीं ये प्लस है, नहीं नहीं ये माइनस है, तो नहीं नहीं एक्चुअली ये डिवाइड है, नहीं नहीं बोले कोई मल्टीप्लिकेशन है। तो ये सब कैसे हुआ, जब उनको पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं पे व्यूज डिफरेंट होके, तो फिर नई माइथोलॉजी, नई कॉन्सेप्ट, नई थ्योरी आगे आएगी, नई फिलोसफी आगे आएगी। तो यही समझना है, एक मिनट देना बस। सो माइथोलॉजी स्टडीज अबाउट द ओरिजिन ऑफ दिस वर्ल्ड। हर एक का अपना अपना नोशन है कि कैसा अर्थ या फिर कैसी दुनिया बनी, राइट। द यूनिवर्सल ऑर्डर, ह्यूमन लाइफ, गॉड्स, गॉडेस, रिचुअल्स, फिलोसॉफीज, एक्सप्लेनेशन, ये सब का निर्माण हुआ। जैसे कि महाभारत, रामायण, ऐसा हमारा मानते हैं, वैसे और भी है, राइट। और फिर ये कैसे बड़े बड़े मतलब जो देशों पे कैसे रूल किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो हमको ट्रेस करने मिलता है हिस्ट्री में। रूट्स ऑफ फिलोसॉफिकल पॉन्डरिंग आर टू बी फाउंड इन द माइथोलॉजिकल स्टोरीज। माइथोलॉजी स्टोरी के अंदर आपको ये फिलोसॉफिकली बहुत सारी चीज़ मालूम पड़ती है। जैसे अगर देखो कि अगर हम इसको इवेंट जैसे भी ना देखें, पर इसको ये हमको वे ऑफ लाइफ सिखाता है। रामायण हो गया, महाभारत हो गया, दे टीचर्स ऑफ द वे ऑफ लाइफ, कि ऐसे दुविधा के अंदर हमने क्या करना चाहिए, वरना एंड में क्या होने वाला है, राइट। तो ये सब चीज़ सीखने को देखो तो बहुत कुछ सीखने के लिए, राइट। तो यह कहाँ पे मिलता है, माइथोलॉजिकल स्टोरीज के अंदर हमको ये सब चीज़ें मिल जाती है। सो वेरियस डिसिप्लिन्स अंडर ह्यूमैनिटीज हैव द थियोरेटिकल फाउंडेशंस बेस्ड ऑन द फिलोसॉफिकल थ्योरीज। मतलब जो थियोरेटिकल फाउंडेशन है वो किस में से निकले हुए हैं, एक्चुअली फिलोसॉफिकल थ्योरीज में से निकले हैं कि ऐसा करोगे तो पक्का ऐसा होगा, फिर ये मत करो। जैसे हम बोलते हैं ना कर्मा, अरे भाई ऐसा मत करो, तेरे कर्म गरम गंदे होंगे, फिर कर्मा अगर खराब हुआ तो फिर भाई साहब यमराज भाई साहब आ जाएंगे, ढंग से लेके जाएंगे, फिर नरक की यात्रा होगी, सब। तो एक नोशन बनाया हुआ है हमने, एक बिलीफ सिस्टम है हमारा कि अच्छे काम करो तो अच्छा अच्छा आपको पॉजिटिव मिलेगा। जैसे व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, दुनिया गोल है, जो आप दोगे वही आपको वापस मिलेगा। तो ये सब हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हमारा बिलीफ सिस्टम है, उस पर हम काम कर रहे हैं, राइट। यही बताने की कोशिश है यहाँ पे। कुछ ज़्यादा दिल पे मत लेना, रटते हैं तो बिल्कुल मत बैठना, बस समझना है। ओनली हिस्टोरिकल नॉलेज कैन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दिस डेवलपमेंट स्टेजेस। अब हिस्ट्री का नॉलेज ही नहीं रहेगा आपको पता ही नहीं, आप लड़ते बैठे अंडा पहले आया था, चिकन पहले आया था, तो बाकी चीज़ें नहीं समझ पाओगे आप। हमारा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि भाई एक्चुअली अंडा वंडा बना कैसे, लाइफ एग्जिस्ट कैसे की, हिंदुस्तान मतलब दुनिया में पहले लाइफ कैसे आई। तो लाइफ आने के पहले हमको समझना पड़ेगा यूनिवर्स बना कैसे, यहाँ पे टेम्परेचर कैसे बना। जैसे हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, पता है कि नहीं कुछ, 3 स्फीयर होते हैं, उसके बीच में आता है बायोस्फीयर। कौन कौन सा होता है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फीयर, और बीच में बायोस्फीयर। ये बायोस्फीयर में ह्यूमन लाइफ पॉसिबल है। तो कैसे हुआ ये सब चीज़, उसके बाद हम ये सर्च कर सकते हैं ना।
तो इसके लिए आपको खुद को पहले नॉलेज होना जरूरी है, क्या क्या डेवलपमेंट वहाँ जरूरी है, तभी आप समझोगे, राइट। तो इसको एक शॉर्ट में लिखना है, एक लाइन में लिखना है कि ये सब क्यों लिखा। चलो फटाफट, टाइम मत लेना। चलो लिख लिया होगा, राइट। अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं आगे क्या है। अब अप्लाइड हिस्ट्री एंड आ प्रेजेंट। देखो अप्लाइड हिस्ट्री मतलब क्या, हमने पढ़ा था कि दो लोगों की बात करेंगे हम। एक तो हम प्रेजेंट जनरेशन जो कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज है उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, इससे क्या सीख सकते हैं, प्लस फ्यूचर के जो जनरेशन आने वाली है उससे हमको क्या सीख मिलती है, उनको क्या सीख मिलती है, दोनों बात हमको मालूम पड़ चलती है अप्लाइड हिस्ट्री से, जब हम पास्ट में जाएंगे। तो यही यहाँ पे बताने की कोशिश की हमने कि वी विश टू नो मोर अबाउट द हिस्ट्री बिकॉज द प्रेजेंट क्रिएटिव थॉट्स एंड ट्रेडिशंस। क्रिएटिव थॉट्स मतलब सोचो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट था, उनके पास पहले से ही वीट को स्टोर करने के लिए स्टोरेज सिस्टम थे, ठीक है। कॉमन बाथरूम था, कॉमन बाथ था, मतलब जैसे हम लोग आज वाटर पूल बनाते हैं ना, जाते हैं ना हम लोग रिजॉर्ट वगैरह में, तो उस टाइम पे वो पहले से था, तो सब कुछ था। तो ये कैसे था भाई, कैसे आप पाते थे, और ट्रेडिशन क्या क्या थे उस जमाने में, हमने देखा कि क्या क्या रिचुअल्स फॉलो करते थे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब कैसे फॉलो करते थे, क्या था, जैसे दिवाली आज थोड़ी बना रहे हम, ट्रेस कर सकते हैं रामायण में, राइट। एक मिनट में बस, एक्सक्यूज मी, हो जाता भाई नॉन स्टॉप बात करते करते, ठीक है। तो हमने क्या समझा, ट्रेडिशन अभी अभी से क्या पहले से, तो ये सब हमको कब मालूम पड़ेगा, जब हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, और तब हमें पता चलेगा कि लोग इतने क्रिएटिव कैसे थे भाई, कैसे कर लेते थे सब चीज। तो इट इज अ हेरिटेज, हेरिटेज मतलब हमारा धरोहर है ये। इट हेल्प अस इन बिल्डिंग आ आइडेंटिटी। जैसे आप बोलते हैं ना हम इंडिया इंडिया को बिलोंग करते, तो कैसे इंडिया, क्या है भाई इंडिया के पास इतना। तो जब देखोगे भाई तो पहला ह्यूमन सिविलाइजेशन हिंदुस्तान के अंदर है, पहला मतलब कि पहला सर्जरी चरक संहिता, फिर योगा हिंदुस्तान के अंदर है, पहला वेदास हिंदुस्तान के अंदर है, पहला जिंदगी का मकसद मतलब जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिंदगी जीनी कैसी है वो हिंदुस्तान में। तो खुद को बिलीव करते हो ना, हाँ भाई इंडिया, गर्व महसूस करते हो। तो कब मालूम पड़ेगा, जब आपको ये सब चीज मालूम पड़ेगी, उसके लिए क्यूरियोसिटी होगी, ठीक है। अब द हिस्ट्री ऑफ आवर हेरिटेज लिंक अस विद आवर ओरिजिन, कि हम निर्माण कहां से होते हैं भाई, ठीक है, उसको बताएगा। हेंस इट बिकम्स नेसेसरी टू प्रिजर्व एंड कंजर्व, ये इंपॉर्टेंट है, इसको प्रिजर्व करना इंपॉर्टेंट है। अगर इसको हमने डिस्टॉर्ट कर दिया तो एक तो हम तो खुद इसके बारे में पूरा नॉलेज नहीं ले पाए। जैसे कि समझो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमको अभी तक कुछ मिला नहीं है, उसको डिसिफर नहीं कर पाया उसके लैंग्वेज को। अगर हमने इसको पूरा खत्म कर दिया तो आने वाली जनरेशन को पता ही नहीं चलेगा। अगर हम नहीं कर पाए तो क्या पता आने वाली जनरेशन 100 साल के बाद कोई ऐसा तूफानी आदमी आ जाए वो उसको डिसिफर कर दे। तो कब पॉसिबल है, जब हम उसको प्रिजर्व करेंगे, राइट, कंजर्व करेंगे, वरना हम उसको खत्म कर देंगे तो कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो इसको प्रिजर्व और कंजर्व करना हमारा मेन इंटेंशन होगा फॉर अ फ्यूचर, फॉर आर बेनिफिट एज वेल एज फॉर द बेनिफिट ऑफ द फ्यूचर। दो लोगों का बेनिफिट होना चाहिए, एक तो प्रेजेंट का और एक फ्यूचर का। अप्लाइड हिस्ट्री इज कंसर्न विद प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ अ हेरिटेज। ये जो भी हमारी धरोहर है उसको बचाना, उसको प्रिजर्व करना है, एंड मेक इट एक्सेसिबल टू दी पीपल, दोनों फ्यूचर के और प्रेजेंट के भी। हेरिटेज मेंटेन मैनेजमेंट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट। क्यों, देखो इसको मेंटेन करना हो तो आपको टेक्निकल एक्सपर्ट चाहिए। टेक्निकल एक्सपर्ट मतलब कौन, जैसे कि वो हिस्टोरियंस जिसको पढ़ सके। फिर दूसरा समझो आर्कोलॉजिकल सर्वे के अंदर क्या होता है कि जो ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट जो खराब हो जाते हैं ना, उसको प्रिजर्व करने के लिए नेचुरल वे में हमको ऐसे आर्किटेक्चर चाहिए जो उसको नेचुरल वे में ही उसको प्रिजर्व कर सके, ठीक है। ऐसे भी लोग मिलते हैं हमको, जैसा हमारा पहले को मतलब पहले का 100% था, तो 100% तो लुक अलाइक नहीं बना सकते, पर 90%, 80 to 90% वी आर एबल टू अचीव, टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं ताकि उसको प्रिजर्व कर सके। तो इससे एम्प्लॉयमेंट आ रहा है। अब हमको पता चला यहाँ पे हेरिटेज है तो वहाँ पे आएगा टूरिज्म, टूरिज्म आएगा तो फिर से जॉब मतलब वहाँ पे जॉब्स आएंगे, जैसे वहाँ पे कोई तो गाइड आएगा, कोई चाय वाला आएगा, कोई होटल वाला आएगा, ठीक है। तो एक बिजनेस डेवलप हो रहा है, राइट। तो यही समझाना है हमको, इसको प्रिजर्व करने से हमारा ही फायदा है, इसलिए प्रिजर्व करना है। एक तो हिस्ट्री मिल रही है, ऊपर से रोजगार मिल रहा है। इन ब्रीफ अप्लाइड हिस्ट्री कैन बी डिस्क्राइब एज अंडरस्टैंडिंग आवर प्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ द हिस्ट्री एंड फाइंडिंग राइट डायरेक्शन टू द बेनिफिट ऑफ आवर फ्यूचर, राइट। चलो मतलब कि ये दोनों के लिए, एक तो ये प्रेजेंट जनरेशन और दूसरा आने वाला जनरेशन, दोनों का भला होगा अगर हम ये नेचर को, ये हेरिटेज को बचा पाए, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल क्या देता हूँ, 1 मिनट देता हूँ आपको, फटाफट इसको लिख लो, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, कुछ नहीं है इसमें, तो ज़्यादा टाइम हो गया एक्चुअली, जल्दी लिखो। चलो रुकते हैं हम यहाँ पे, रिज्यूम करता हूँ मैं। देखो क्या है कि 15 मिनट से ज़्यादा हो गया, ये बंद हो जाएगा खुद ही, ठीक है। तो हम समझेंगे आगे कि मैनेजमेंट ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज।
तो उसका मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी हमको समझा कि इतना सारा इंपॉर्टेंस है, इससे हमको सीखने मिलता है, हर फील्ड में इसका इंपॉर्टेंस है, तो इसको मैनेज करना इंपॉर्टेंट है। मैनेज करना क्यों? ताकि इसको कंजर्व कर सके हम और प्रोटेक्ट भी कर सके, प्रिजर्व कर सके बेसिकली। किसके लिए? प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर जनरेशन। तो इसके लिए बहुत सारी इंटरनेशनल बॉडीज है। क्या होगा भाई? हाँ, तो उसके बारे में पढ़ना है। तो देखो इसमें दो टाइप के हेरिटेज आते हैं, एक तो कल्चर हेरिटेज आता है और एक नेचुरल हेरिटेज आता है। तो कल्चर हेरिटेज के अंदर दो टाइप के हेरिटेज आता है, एक तो टेंजिबल आता है, दूसरा इनटेंजिबल आता है। टेंजिबल मतलब वो जिसको आप छू सकते हो, जैसे सारनाथ का है, जैसे ताजमहल है, उनको आप छू सकते हो, ठीक है। इनटेंजिबल वो है जिसको आप छू नहीं सकते, जैसे कि पवाड़ास हो गए, फिर हमारे पोएम्स होते हैं, ठीक है, फिर कहानियाँ होती है, स्टोरीज होती हैं, फिर गाने होते हैं, फिर ओपरा सुना होगा ना आपने, ओपरा ये बाहरी देशों का है, हाँ जर्मनी में यूज़ किया था ओपरा। फिर हमारे पास ऐसा बहुत सारी चीज़ें जो ओरल होता है, जैसे योगा भी आता है इसके अंदर, योगा आता है, ठीक है, जिसका कुछ टच नहीं कर सकते ना, आपको खुद करना पड़ेगा। स्पिरिचुअलिटी है, मेडिटेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दो आएगा, टेंजिबल मतलब जिसको आप टच कर सकते हो, इनटेंजिबल जिसको टच नहीं कर सकते। किसके अंदर आएगा? कल्चर हेरिटेज के अंदर। तो इन शॉर्ट में समझते हैं इसको और इसको यहाँ पे एंड करते हैं। अगर खुद ही एंड हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू कर लिया जाएगा। कल्चर हेरिटेज इज द फॉर्म ऑफ ह्यूमन क्रिएशन, इट इज ऑफ टू टाइप्स। पहले बात तो ह्यूमन क्रिएशन है, नेचुरल नहीं है। इंटेंजिबल, इट इज ऑफ टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल मतलब क्या है? दिस टाइप ऑफ कल्चर हेरिटेज इंक्लूड्स एशियन साइट्स, बिल्डिंग्स, मतलब किसको आप टच कर सकते हैं, ठीक है, बिल्डिंग वगैरह सारनाथ को टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। इंटेंजिबल इज दिस टाइप ऑफ कल्चर हेरिटेज इंक्लूड्स द फॉलोइंग थिंग्स, इनको आप टच नहीं कर सकते, बस फील कर सकते हो, जैसे कि ओरल ट्रेडिशंस एंड द लैंग्वेज, ट्रेडिशनल नॉलेज। ट्रेडिशनल नॉलेज मतलब बहुत सारी चीज़ें ना, जैसे कि वो मैंने बताया आपको ट्राइब्स के बारे में, कि वहाँ पे जब सुनामी आया था तो एनिमल्स को फॉलो करके बच गए, तो ट्रेडिशनल नॉलेज इसको टच कर सकते हैं नहीं, फील कर सकते बस। सोशल कस्टम्स, रिचुअल्स, हमारे फेस्टिवल्स, स्टाइल्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, फिर सर्टन ट्रेडिशन स्किल्स, कम्युनिकेशन ग्रुप एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसकी लिस्ट है, 11 टेंजिबल साइट्स है, 11, ठीक है। उसके बारे में पढ़ेंगे आराम से। अभी तब तक आप कोशिश करो कि उसको देख पाओ। तो मैं उस पर शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ कुछ, कि उसका डायग्राम या फिर उनके कुछ शॉर्ट वीडियोस लगाता हूँ ताकि दिमाग में बैठ पाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रुकाएंगे हम, क्योंकि ऑलमोस्ट क्या है, टाइम हो गया है, तो ये इतना करके इसको रुका देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या समझा, आराम से देखो, इसको पॉज करना है। एक मिनट, बंद हो गया क्या ये? नहीं, चल रहा है। हाँ, तो देखो इसको आराम से पॉज करना है, इसको लिख लेना है कि मैनेजमेंट ऑफ कल्चर के लिए हमको प्रिजर्व करने के लिए क्या करना है। उसको पहले कुछ ना कुछ तो वैल्यू असाइन करना पड़ेगा ना। अब हम इसको बोलेंगे भाई ये इसका राष्ट्रीय महत्व है, तो उसको लोग प्रिजर्व करना स्टार्ट करेंगे। उसको वैल्यू नहीं दोगे तो लोग रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। तो उसमें दो कैटेगरी आती है, एक तो कल्चर हेरिटेज आती है, दूसरी नेचुरल हेरिटेज आती है। कल्चर हेरिटेज के अंदर दो है, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल जिसको टच कर सकते हो, इंटेंजिबल जिसको टच नहीं कर सकते, ठीक है। अब नेचुरल हेरिटेज में क्या आएगा, फटाफट देखते हैं। नेचुरल हेरिटेज के अंदर आएगा, द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल हेरिटेज गिव्स इंपॉर्टेंस टू द थॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब तीन चीज आएगा, फोना और फ्लोरा। फ्लोरा मतलब फ्लावर आता, ठीक है, तो इसमें प्लांट्स की बात करेंगे। फोना मतलब एनिमल्स की बात करेंगे। इकोलॉजी मतलब कि आराम से पढ़ेंगे, इकोलॉजी क्या होता है। इकोलॉजी मतलब हाउस होता है, जहाँ पे इकोलॉजी हाउस को बोलते हैं ग्रीक में। 12th में पढ़ाएंगे आपको आराम से, जब बायोलॉजी ले लोगे। इकोलॉजी मतलब क्या है, ये सिस्टम है जहाँ पे बायोटिक और अबायोटिक ह्यूमन कैसे इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। बस इतना ही समझना अभी के लिए, कि प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उसमें क्या रोल है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही समझना है। थोड़ा कलर करता हूँ चेंज। एंड द जियोमॉर्फिकल कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज क्रूशियल फॉर सस्टेनिंग फॉर फ्लोरा एंड फोना ऑफ द पर्टिकुलर रीजन। जियोमॉर्फिकल प्रोसेस मतलब अर्थ क्यों आ गया तो क्या बच पाएंगे? नहीं। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे हम इससे बच पाए, कैसे आगे बढ़ पाए, कैसे इवॉल्व कर पाए, ये सब चीज हमको समझने मिलती है। इट इज असेंशियल फॉर द बेनिफिट ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू प्रिजर्व आ हेरिटेज। क्यों? इसको प्रिजर्व करेंगे तो एक तो रोजगार मिलेगा, दूसरा अट्रैक्ट होंगे और हमको खुद को सीखने मिलेगा, राइट। तो यूनेस्को, ये रहा यूनेस्को, एक यूएन की बॉडी है, यूनाइटेड नेशन की बॉडी, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम है ये सब काम प्रिजर्व करना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि इसने, ये देखो, ये जितने भी साइट्स है, ये इंडिया के हेरिटेज साइट्स है, 38 साइट्स है प्रेजेंट में, ठीक है। इतना डिटेल में याद हमको जरूरी नहीं है, पर समझना है इसका मेन इंटेंशन क्या है। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस के अंदर आता है, मतलब मोर देन 190 कंट्रीज आर पार्ट ऑफ इट। हैज अनाउंस सम डायरेक्टिव्स विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। अब समझो इसके अंदर ताजमहल को है, तो इससे क्या होगा, इंटरनेशनल वर्ल्ड टूरिस्ट आएंगे यहाँ पे देखने के लिए। अरे वाह यार, इन्होंने इसको डेजिग्नेट किया, मतलब कुछ तो इंपॉर्टेंस होगा ना। तो इससे क्या होगा, टूरिज्म आता है, लोगों में इंपॉर्टेंस बढ़ता है, इसको प्रिजर्व करने के लिए हेल्प करते हैं हमको, ठीक है। ये शायद बंद हो जाएगा, बंद हो जाए तो घबराना मत, वापस रिपीट कर दूंगा मैं। प्रमोटिंग क्या है, मीनिंग क्या है, प्रमोटिंग कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायरेक्टिव लिस्ट ऑफ साइट्स एंड ट्रेडिशंस आर डिक्लेयर एट वर्ल्ड हेरिटेज। जो उनके कुछ क्राइटेरिया है, कुछ लिस्ट के अंदर कुछ पैरामीटर्स है, कुछ क्राइटेरिया, जो उसको मीट करेगा उसको वो डेजिग्नेट करते हैं कि भाई हाँ। तो इससे इंडिया के अंदर कितने 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, ठीक है। द लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज नेचुरल, यूनेस्को वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज नाउ इंक्लूड्स वेस्टर्न घाट्स, द खास
खस प्लेटू इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ सातारा इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस वेस्टर्न घाट। मतलब वेस्टर्न घाट में इसका पूरा लिस्ट है, आराम से देंगे। तो क्या समझना है आपको कि हमको उसको प्रिजर्व करना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसके लिए इंटरनेशनल के लोग साथ में आए, उसका एक बॉडी है, उसका नाम है यूनेस्को। यूनेस्को इंटरनेशनल बॉडी है, इसने किसी को डेजिग्नेट किया तो उसे टूरिज्म आएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरा, लोगों के अंदर वो अवेयरनेस आएगा कि इसको प्रिजर्व करना इंपॉर्टेंट है भाई, इसका कुछ महत्व है क्योंकि इसे टूरिज्म आ रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसको हम बोलते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और इसके अंदर क्या है, वेस्टर्न घाट इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आराम से क्या करना है, 1-2 मिनट ले लो, इसको पॉज कर लो, आराम से लिख लो। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे हम, तभी के लिए जो बताया आराम से पढ़ लो। कुछ डाउट रहा, कुछ भी रहा, या फिर जो मैंने आपको इंटेंस है कि इसके बारे में कुछ आपको पूछना है स्पेसिफिक, तो व्हाट्सएप पे ग्रुप पे भेज देना, तो मैं उसको एड्रेस कर दूंगा जब वो वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, चलो अभी के लिए यहीं पर रुकते हैं, पढ़ते रहो, स्टे होम स्टे सेफ, राइट। चलो।